नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले आर्मी एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पूरा पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का अपना पहला पार्ट है जीके का, और जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चार ऑप्शन आपके सामने: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। ठीक है, तो आपको पता है कि नीति आयोग NITI, ठीक है, जिसका पुराना नाम योजना आयोग था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और अगर डेट बताए पूछे तो 15 मार्च। ठीक है, और 1 जनवरी 2015, ठीक है, पहले योजना आयोग था, तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को भंग करके नया आयोग बनाया, जिसका नाम रखा गया था नीति आयोग। ठीक है, और नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर उपाध्यक्ष पूछ ले, ठीक है, तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है अभी सुमन बेरी। ठीक है, और नीति आयोग या योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने: जावा, ग्रीनलैंड, सुमात्रा या फिर बोर्नियो। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखो, अगर विश्व की बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, लेकिन एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखना, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, और ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेविस कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। चार ऑप्शन आपके सामने: लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या फिर गोल्फ। ठीक है, तो इनमें से डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस या टेनिस से। ठीक है, तो बैडमिंटन से बात करें तो बैडमिंटन के अंदर ध्यान रखना थॉमस का। ठीक है, और क्रिकेट के अंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रसिद्ध अगर पूछे तो भारत की तरफ से तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ठीक है, ये भारत के जो राज्य स्तर पर खेले जाने वाले प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। इसके अलावा क्रिकेट के अंदर एशेज श्रृंखला, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, और एक है BGT, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इसके साथ साथ चैंपियन ट्रॉफी और क्रिकेट विश्व कप भी क्रिकेट की प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, BARC का पूरा नाम क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने: भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या फिर भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो BARC का जो पूरा नाम है वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सवाल पूछा था कि BARC को पूरा लिखने पर आर का मतलब क्या होगा। तो देखो, आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने: नैरोबी, जकार्ता, हेरारे या फिर डरबन। तो इनमें से इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन अपने पास दे रखा है नैरोबी। ध्यान रखना, नैरोबी केन्या की राजधानी है। ठीक है, जबकि हेरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, और डरबन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, वास्तव में दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, उसमें से एक डरबन भी है, और वास्तव में जो आधिकारिक राजधानी है वो दक्षिण अफ्रीका की वो है प्रिटोरिया।
पर जो इंडोनेशिया है उसकी वर्तमान में राजधानी क्या है, जकार्ता। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी बना रहा है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई है, उनमें से एक नया देश है इंडोनेशिया जो अपनी नई राजधानी बना रहा है, क्योंकि जकार्ता का जो सी लेवल है वो बहुत नीचे है और आने वाले समय में जकार्ता शहर डूबेगा पानी के अंदर। तो अब इंडोनेशिया जो अपनी नई राजधानी है वो नुसंतारा, ठीक है, नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इनमें से जब 1905 में 15 सितंबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कार्जन, यानी ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन ध्यान रखना 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड हार्डिंग वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1911 के अंदर कांग्रेस ये बंगाल का विभाजन को रद्द किया था। सवाल पूछ सकते हैं कि बंगाल का विभाजन किसने रद्द किया, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांगड़ा देवी यानी ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आसाम या फिर उत्तराखंड। तो इनमें से कांगड़ा देवी का जो मंदिर है या ज्वालामुखी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी मंदिर स्थित है। इसी में एक और इम्पोर्टेंट याद रखना, असम के अंदर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ चुका है कि कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो गिर वन, ठीक है, इसको हम गिरवन भी कहते हैं, और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध एक वन्य जीव अभयारण्य है, और यह कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात के अंदर। राजस्थान के जो फेमस अभयारण्य हैं उनके अंदर ध्यान रखना, एक तो है केवलादेव, एक इसके अंदर आता है सरिस्का, और एमपी के अंदर कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क जहाँ पर हाल ही में चीतों को अफ्रीका से लाया गया था, और कर्नाटक का बांदीपुर अभयारण्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्री सीमा नहीं है। तो देखो ध्यान रखना, भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, जिसके अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमा है, और इनमें से ध्यान रखना सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है वो गुजरात की है, और सबसे कम गोवा की है। तो इनमें से यहाँ पर देखो उड़ीसा, कर्नाटक और गुजरात ये समुद्री सीमा बनाते हैं, जबकि राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है। इसमें से दुनिया की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने, यानतेज, अमेजन, येनिसी या फिर नील। ठीक है, तो ध्यान रखना जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील, जिसकी लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर है।
और दुनिया की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन नदी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी और जिसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ठीक है, और ध्यान रखना कि दुनिया की दूसरी लंबी नदी के साथ साथ दुनिया की सबसे चौड़ी नदी भी है। ठीक है, अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अमेजन नदी जो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, इसकी चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर से लेकर 9.5 किलोमीटर तक। ठीक है, और बरसात का जब मौसम आता है तो लगभग ये 43 किलोमीटर की चौड़ाई में भी बहने लग जाती है। तो ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। जबकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बहती है। ठीक है, महाद्वीप का भी पूछ रहे तो कौन से महाद्वीप में बहती है, अफ्रीका में। जबकि अमेजन नदी जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, इस महाद्वीप में बहती है, दक्षिण अमेरिका में। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास दे रखा है इसमें यांतेज नदी। ध्यान रखना ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और येनिसी नदी ये रूस की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 3500 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो 1526 की जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 12 अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित किया गया है। चार ऑप्शन है, शिव पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता या फिर रामायण। तो इनमें से महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है रामायण। ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जबकि महाभारत और भगवद गीता को वेद व्यास जी ने रचा था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, वेंकैया नायडू या फिर जगदीप धनखड़। इनमें से वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति है वह है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा जगदीप धनखड़। और ध्यान रखना ये भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा के सभापति भी है। ठीक है, जबकि द्रौपदी मुर्मू ये भारत की राष्ट्रपति है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। जबकि रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति है और वेंकैया नायडू भी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फिरोजाबाद निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन है आपके सामने, साड़ी, सीमेंट, कांच या फिर ताले। ठीक है, तो फिरोजाबाद शहर जो है वो ध्यान रखना कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि वे कांच के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है क्वेश्चन जीके का कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चार ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। ठीक है, तो देखो अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछे, ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है कि शहर कौन सा है, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत के 4 महानगर आते हैं जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आते हैं। तो मुंबई भारत का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है, जबकि दिल्ली भारत की जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर चेन्नई भारत में चौथा सबसे बड़ा शहर है और कोलकाता की जगह यहाँ लिख लो बेंगलोर या बेंगलुरु, ये जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा भारत का शहर है। यहाँ पर ध्यान रखना कोलकाता 5वां सबसे बड़ा
शहर है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से। सेकंड सेक्शन है अपना सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 16 है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। 4 ऑप्शन है, ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो वायुमंडल में कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उसका अवशोषण करती है, तो वह है ओजोन परत। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, ओजोन गैस एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, ठीक है। और ध्यान रखना ये ऑक्सीजन का एक रूप या अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। 4 ऑप्शन है, डेंगू, मलेरिया, निमोनिया या फिर चिकनगुनिया। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जिसका संबंध मच्छर से नहीं है या वो मच्छरों से नहीं फैलती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, निमोनिया, ठीक है। निमोनिया एक फेफड़ों में आने वाला संक्रमण है जो वायरस की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। जबकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों बीमारी मच्छरों से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट 4 ऑप्शन दे रखा है, बेकिंग सोडा, सोडा लाइम, सोडा एश या फिर बेकिंग पाउडर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3, ठीक है। और इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है या फिर खाने का सोडा। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जल का क्वथनांक कितना होता है। 4 ऑप्शन है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वथनांक किसको बोलते हैं, एक ऐसा तापमान जिसमें कोई द्रव जो होता है वो वाष्प अवस्था में बदलता है, और जो पानी होता है वो वाष्प कब बनता है, जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा कि जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हीटर और प्रेस का तंतु किस धातु का बना होता है। 4 ऑप्शन है, कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या फिर नाइक्रोम, ठीक है। तो हीटर और प्रेस का जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है। तो देखिए यहाँ पर टंगस्टन दे रखा है, ये टंगस्टन बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है। बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्ट का। लेकिन जो हीटर और प्रेस है इनका जो तंतु होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर नाइक्रोम का तार, ठीक है, इससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें निकेल और क्रोमियम, इन दोनों धातुओं को मिलाकर नाइक्रोम का तार बनता है। और नाइक्रोम को ये नाम इन्हीं से मिला है, जैसे निकल का संकेत होता है Na और क्रोमियम का Cr, तो इन दोनों को मिलाकर नाइक्रोम बना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, स्टील, कॉपर, लोहा या फिर टाइटेनियम। तो इनमें से किसे फ्यूचर एलिमेंट कहा जाता है या फ्यूचर मेटल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रिक्तिका या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें से कोशिका या पादप कोशिका का जो रसोई घर है वो किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा प्लास्टिड होता है, और इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 4 ऑप्शन है, इंफ्रारेड तरंग, लेजर तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक या फिर अल्ट्रासोनिक तरंग के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर जो टीवी का रिमोट कंट्रोल है वो इंफ्रारेड तरंग, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवरक्त तरंग, ठीक है, अवरक्त तरंग के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, ये अवरक्त तरंगों का इस्तेमाल करते ही
रिमोट कंट्रोल जो है वो टीवी को एक संदेश भेजता है और टीवी इन संदेशों को समझकर उसकी प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भूकंपीय तरंगों की मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है, बेरोमीटर, सिस्मोग्राफ और क्लाइमोग्राफ या फिर इर्गोग्राफ। ठीक है, इनमें से भूकंप की जो तरंगें होती है उनको किस यंत्र से नापा जाता है, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिस्मोग्राम से। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि भूकंप का जो तीव्रता होती है उसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ ध्यान रखना भूकंप के समय अवश्रव्य तरंगे निकलती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। और क्वेश्चन नंबर 25 है अपना कि मानव शरीर के किस भाग में टीबिया नामक हड्डी होती है। चार ऑप्शन है, हाथ, कान, पैर या फिर कमर। ठीक है, तो देखो अगर हम मानव का पैर देखते हैं, ठीक है, ये जो पैर होता है ये घुटनों से ऊपर और घुटनों से नीचे। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, ये जो हड्डी होती है ये फीमर होती है, जो अपने मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, और ये जो हड्डी होती है फर्स्ट में इसको बोलते हैं टीबिया। ठीक है, और ये जो हड्डी होती है आगे इसको बोलते हैं फिबुला। तो इन तीन हड्डियों के नाम याद रखना, टीबिया, फीमर और फिबुला। ये तीनों हड्डियां पैरों में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि दूध का फटना किसका उदाहरण है। चार ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन है, ऊष्माशोषी परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो दूध का फटना या दूध का दही में बदलना ये एक केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से क्या है जो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प का माप है। चार ऑप्शन है आपके सामने, आर्द्रता, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण या फिर वायु की गति। तो इनमें से जो अपने वायुमंडल में जल जो वाष्प के रूप में उसका माप है वायु में मौजूद आर्द्रता। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया है। चार ऑप्शन है, रेमंड सैमुअल, जैक होल, मार्टिन कूपर या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, मार्टिन कूपर। जबकि टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया है। इसी के साथ अगर टीवी का पूछ रहे टेलीविज़न का, तो टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड या जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये चारों के नाम याद रखना। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने, और टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, और टीवी का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 29 है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है। चार ऑप्शन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या फिर अनंत। तो ध्यान रखना हवा के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और अगर इसी को हम दूसरे रूप में लिखें तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अपने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है अपने वायुमंडल में, या सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा अपने वायुमंडल में 78.09% है, जो वायुमंडल में सबसे अधिक है। जबकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो
20.95% है, जिसको हम लगभग 21% भी कह सकते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03 या 0.04% है। ठीक है, तो आजकल 0.04 इसका राइट आंसर है। और हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में बिल्कुल थोड़ी सी है, 0.0005%। और ध्यान रखना, वायुमंडल के अंदर एक गैस और आती है आर्गन। ठीक है, आर्गन वायुमंडल के अंदर 0.93% है, जो अपने वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, पहले नंबर पे नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे आर्गन और चौथे नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है गैस है नाइट्रोजन गैस। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। थर्ड सेक्शन अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 31 है कि 38, 92, 45, 25 और 60 का औसत क्या होगा। देखो, औसत पूछ रहा है। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 5, 5, 10 और 10, 20 का 0, हासिल का 2, और 6 और 2 8 और 2 10, 4 14 और 9 23 और 3 26, 260। और संख्या कितनी है? 5। अब 260 में 5 का भाग देंगे तो 5 6 25, 1 बच गया, 5 दूना 10, यानी 52 इस संख्याओं का सही औसत होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 5 कोष्टक x माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक x माइनस 2 हो तो x का मान क्या होगा। सवाल दे रखा अपने पास, 5 कोष्टक x माइनस 3 बराबर है 4 कोष्टक x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले हम कोष्टक सरल करते हैं तो x में से 3 जाता नहीं है, तो 5 को इन दोनों से हम गुणा कर देंगे। तो 5 को x से गुणा किया तो 5x माइनस 5 दिया 15, और इधर हो जाएगा अपने पास 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4 दूना 8। अब हम x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो ये 5x यहीं पर रहेगा, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 15 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और इधर ये माइनस का 8 रहेगा। तो 4x में से 5x में से 4x गया तो x, और 15 में से 8 गया तो 7, यानी x का जो मान होगा वो क्या होगा? 7। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 8.31 प्लस 0.6 प्लस 0.02 किसके बराबर है? 0.002। तो अपने पास पहला नंबर है 8.31, दूसरा नंबर है 0.6 और तीसरा नंबर है 0.002। ध्यान रखना, पॉइंटों की जोड़ हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर की जाती है। तो यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 6 और 3 9, दशमलव और 8 का 8, यानी जो इसका राइट आंसर है वो होगा 8.912, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 45 किलोमीटर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सीधा सीधा इसको गुणा कर दो 5/18 से। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो 45 और 18 9 से कटता है, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18। अब नहीं कट रहा है तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, और 25 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 25 का आधा होता है 12.5, तो इसकी चाल हो जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां है और लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। देखो 70% कौन है? लड़कियां। तो टोटल जो है उसमें से गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। गर्ल्स का परसेंटेज है 70% किस में से है? 100% में से। ठीक है, तो जो बॉयज़ होंगे वो 30% होंगे। तो एक लाइन अपने पास बनकर तैयार हो गई। अब इसने कहा लड़कों की संख्या 510 है, तो लड़कों यानी बॉयज़ की संख्या है 510, तो लड़कों के नीचे लिख देंगे हम 510। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी, तो टोटल हमें पता करना है, इसके नीचे x मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 30x बराबर 100 इंटू 510। ये 30 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में, 0 से 0 कट गया, और
और 3 का भाग 51 में जाता है 17 बार, और 17 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1700, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या होगी 1700। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि श्रेणी को पूरा करो। सीरीज दे रखी है 2, 5, 11, 23, 47 और 95। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखो 2 का 5 आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है इसका दुगुना करके इसमें 1 प्लस कर रहा है। सेम इसी तरीके से 5 का दुगुना 10 और 1 जोड़ दिया तो यहाँ 11 हो गया। 11 को दुगुना 22 में 1 जोड़ दिया 23 हो गया। 23 का दुगुना 46 में 1 जोड़ दिया तो 47। तो यहाँ पर 47 का दुगुना भी 94 होता है, 1 जोड़ने पर 95 हो गया। अगर हम 95 का दुगुना करते हैं तो ये 190 होता है, ठीक है। और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 191। तो 191 इस सवाल का अगला पद होगा, यानी 191। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि दो संख्या है जिनका में से 15 और ले से 900 है, इनमें से एक संख्या 75 है तो दूसरी क्या होगी, ठीक है। जब इस तरीके का सवाल आए तो एक लाइन याद रखनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या क्या है 75, दूसरी हमें पता नहीं है। इसने कहा इसका एलसीएम 900 है और एचसीएफ 15 है। ये 75 गुणा में कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब अगर हम इसको काटते हैं तो 15 का भाग 75 में 5 बार, और 5 का भाग अगर हम 900 में देते हैं तो 18, और 0 का 0 180 बार, यानी जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी 180। इसमें ऑप्शन नहीं है तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट मान लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्या होगा इसका, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है 180 मान के कर लेते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 180। क्वेश्चन नंबर 38 है कि ए काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को इकट्ठा कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। देखो ए करता है अपने पास यहाँ 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। तो अगर हम ए की कार्य क्षमता निकालते हैं, यानी एक दिन का काम, तो इसका 1/10 हो जाएगा और इसका 1/15। अब दोनों को जोड़ दो, मिलकर करेंगे तो दोनों को जोड़ देते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका 30। अब 10 का भाग 30 में 3 बार जाता है, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर 15 का 2 बार, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 एकम 2। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5/30। अब ये 5/30 इनकी कार्य क्षमता आ गई दोनों की। वापस इसको उल्टा करेंगे तो 30/5, और 5 का भाग 30 में 6 बार जाता है, यानी दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि साइन कोस्टेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा या कोसेक थीटा, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। साइन कोस्टेक 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर इसी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक वर्ग के अंत्यवृत्त और परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो एक वर्ग है और इसके अंत्यवृत्त यानी अंदर एक वृत्त बना हुआ है, और परिवर्त यानी बाहर भी एक वर्ग है। सॉरी, सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको वापस देखते हैं। एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंत्यवृत्त यानी अंदर एक वृत्त बना हुआ है और इसके बाहर भी एक वृत्त बना हुआ है। तो बताओ इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, अंत्यवृत्त और परिगत यानी परिवर्त, ठीक है। तो हमें किसका अनुपात पता करना है, अंत्यवृत्त और परिवर्त का, ठीक है। अब देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का अनुपात पता करना है। अब देखो यहाँ से हमें त्रिज्या पता नहीं है दोनों की। अगर हम वर्ग है, अगर मैं इसकी भुजा को x मान लेता हूँ, वर्ग की भुजा को क्या मान लेता हूँ x, तो अगर वर्ग की भुजा x है तो ध्यान रखना यहाँ से चारों भुजाएं समान होती है वर्ग की। तो अगर ये वाली भुजा और ये इधर वाली भुजा दोनों x x है, तो इनके बीच में अगर मैं एक इस तरीके से लाइन काटूंगा तो ये भी भुजा क्या होगी x, ठीक है।
अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो अंदर मैंने एक लाइन बनाई है, ये इस वृत्त का जो अंदर वृत्त है उसका व्यास हो गया है। क्या है? व्यास। और अगर हम व्यास का आधा करते हैं तो त्रिज्या आती है। तो अंदर जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है r बराबर हो जाएगी x/2। तो यहाँ पर अपने पास अंदर वाले वृत्त है, अंत्यवृत्त, उसकी त्रिज्या कितनी आई? x/2। और अगर हम बाहर जो वृत्त है अगर उसकी त्रिज्या पता करते हैं तो देखो ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं वर्ग का एक विकर्ण बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? विकर्ण। और अगर हम इस वृत्त को ध्यान से देखें तो वृत्त का जो विकर्ण है वो बाहर जो वृत्त है उसका व्यास हो गया। अब देखो वर्ग की भुजा x है तो उसका विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। अगर भुजा x है तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? x√2। यानी ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी आई? x√2। अब ये जो विकर्ण है ये बाहर जो वृत्त है उसका व्यास हो गया है। क्या हो गया है? व्यास। और व्यास के आधी अगर करते हैं त्रिज्या, यानी अगर x√2 का आधा करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अब दोनों वृत्त की अपने पास त्रिज्या आ गई है। अब इनका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। देखो पाई से पाई तो कॉमन है, कट गया। r अंत्यवृत्त है उसकी r कितनी आई? x/2। तो x/2 का होल स्क्वायर, और इधर अपने पास x√2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो x का स्क्वायर x ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, और इधर हो जाएगा अपने पास x का स्क्वायर x², √2 का स्क्वायर सिंपल 2, और 2 का स्क्वायर 4। दोनों का आधार बराबर है, कट गया। x² से x² भी कट गया, तो इनका जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या आया? 1:2। तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसको तुम याद भी रख सकते हो कि एक वृत्त के बाहर और अंदर जो वृत्त बनता है, अंदर और बाहर, उसके क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 1:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यदि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बना सकते हैं तो 25 आदमी 3 दिन में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे? देखो यहाँ पर व्यक्ति आ रखा है, समय आ रखा है, और काम। ठीक है, 3 चीज़ें, व्यक्ति, समय और काम। कितने व्यक्ति हैं? तो 20 व्यक्ति क्या काम कर रहे हैं? 112 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं। और कितने दिन में बना रहे हैं? तो 6 दिन के अंदर। तो ये पूछ रहा है हमसे, बताओ कि 25 आदमी 3 दिन के अंदर कितने मीटर लंबी दीवार बनाएंगे? तो हमें मालूम नहीं, तो क्या मान लेते हैं? x। अब ध्यान रखना, व्यक्ति और समय में हमेशा सीधा गुणा होता है, और समय और काम में वजर गुणा। तो अगर हम x के साथ देखते हैं तो x के साथ अपने पास 20, 3 और x, ये 3 नंबर आ रहे हैं। 20 × 6 × x, और बराबर में क्या चला जाएगा? 25 × 3 × 112। ये दोनों गुणा में कहाँ चला जाएगा अपने पास? 20 × 6। अब जो भी नंबर इसमें से कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 25 और 20 को अगर हम काटते हैं तो ये 5 से 5 बार, और 5 से ये 4 बार कट जाएगा, और 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। ठीक है, और अगर 4 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 8 होता है, और 8 का भाग 112 में अगर हम देते हैं तो 8 × 8, 8 × 32, 14 बार जाता है। और 14 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 70, यानी 70 मीटर लंबी दीवार बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 80 रुपये अंकित मूल्य का सौदा 68 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर क्या होगी? देखो अंकित मूल्य कितना था? 80, इसको कितने में बेचा था? 68 रुपये में, मतलब टोटल 12 रुपये की छूट दी है। ठीक है, तो अब इसका प्रतिशत निकालना है। तो ये 12 रुपये की छूट किस पे मिली है? 80 पर। 80 पर कितने की छूट मिली है? 12 पे। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 पर कितने की मिलेगी? x, इसको वजर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 80x बराबर 100 × 12। 80 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में, 0 से 0 कट गया। और अगर हम 2 से काटते हैं तो ये 4 बार, और ये 5 बार, और फिर 4 का भाग 12 में 3 बार, 5 को 3 से गुणा किया तो 15% की इसको टोटल छूट मिलेगी। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धनात्मक संख्या है जिसका 5 गुणा उसके व्युत्क्रम का 45 गुणा है? ठीक है, देखो सवाल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थ्योरी में फंसा हुआ सवाल है, ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। वे कौन सी संख्या है? तो संख्या को क्या मान लेते हैं? x। अगर मैं इसका 5 गुणा करता हूँ, वे कौन सी संख्या जिसका 5 गुणा किसके बराबर है? उसके व्युत्क्रम। तो इस x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, और इसका कितना गुणा है? 45 गुणा। यही सवाल है, और यहाँ सब इसको सरल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 को 1 से गुणा किया तो ये 5x हो गया, और 5x को 1 से गुणा किया तो ये 5x² बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? 45। 5 गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में, और 5 का भाग 45 में कितनी बार जाता है? 9 बार। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी? 9 का √3। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 26 मीटर और 45 मीटर है, प्रति 5 मीटर भूखंड की कीमत 65 रुपये है, तो भूखंड की कीमत ज्ञात करो। ठीक है, देखो एक आयत है, इसकी लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई है 26 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई है 45 और चौड़ाई है इसकी 26। ठीक है, तो 26 को अगर हम 45 से गुणा करते हैं तो 0, 27, 45 दूना 90 और 27 117। टोटल एरिया कितना आ गया इसका 1170 मीटर स्क्वायर। अब इसने कहा 5 मीटर भूखंड की कीमत 65 रुपये है। तो देखो अगर 5 मीटर भूखंड है, इसकी कीमत 65 रुपये है, तो 1 मीटर की जो कीमत है वो क्या हो जाएगी 13 रुपये। ठीक है, 13 में 65 में 5 का भाग 13 बार जाता है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कीमत क्या है 13 रुपये। ये पूछ रहा है कि बताओ पूरे भूखंड की कीमत क्या होगी। तो पूरा भूखंड कितना है 1170 मीटर, इसको 13 से गुणा कर दो, तो 1170 को 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 15,210 रुपये। ठीक है, तो टोटल कीमत क्या हो जाएगी 15,210। ये ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है अपना मैथ का कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर इसका गुणनखंड क्या होगा। देखो द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अगर कभी भी सवाल माइनस माइनस में दे रखा तो इसका जो आंसर है वो माइनस और प्लस में आता है। ठीक है, और दो ऐसी संख्या सोचो जिसका गुणा 35 और जोड़ने और घटाने पर 2 आए, तो 7 और 5। ठीक है, एक्स इसके आगे रख दो, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 5, जहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सेक्शन अपना रीजनिंग का, और रीजनिंग का 46 क्वेश्चन ये मैं आपके होमवर्क के लिए देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दो कि विषम क्या है इनमें से। ठीक है, गाय, बकरी, घोड़ा और भैंस। ठीक है, विषम का चुनाव करके आप मुझे फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दो। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राहुल ने 5 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की। देखो यहाँ पर डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में इधर पूर्व, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, हमेशा सेंटर से चलना है। तो इसने कहा कि राहुल ने 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में की, 6 किलोमीटर ऊपर उत्तर दिशा में गया, फिर बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ा मतलब इस साइड मुड़कर ये 4 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ रहा है मतलब इस साइड मुड़कर वापस ये 6 किलोमीटर आ गया। अब बताओ अपने प्रारंभ बिंदु से कितना दूर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इसका देखो प्रारंभ बिंदु ये है और अभी ये यहाँ पर पहुंच गया, तो ये यहाँ से कितना दूर पहुंच गया है। तो देखो ये आमने सामने की भुजा 6 है, तो ये भुजा भी बराबर होगी, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, यानी अपने प्रारंभिक बिंदु से वे 4 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि टेबल को TABLE, इसको लिख रहा है ये GZYOV, तो बताओ ज्यूस JUICE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर ABCD आधी ऊपर और आधी नीचे लिखते हैं तो T के नीचे क्या आता है G, A के नीचे क्या आता है Z, B के नीचे Y, L के नीचे O और E के नीचे V आता है। तो अब देख अगर हम J के नीचे देखते हैं तो J के नीचे आता है अपने पास Q। ठीक है, और U के जो ऊपर है वो आता है F, और I के नीचे आता है हमेशा R। ठीक है, और C के जो नीचे है वो X आता है और E के नीचे V आता है, यानी इसका आंसर क्या होगा QFRXV। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर B इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सीता बाएं से 18वें और दाएं से 30वें स्थान पर है, तो बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो ये एक पंक्ति है, ये इधर होता है दायां ओर और ये होता है बायां ओर। इसने कहा सीता बाएं से, इधर से इसका नंबर है 18वां, और अगर हम इधर से आते हैं तो इसका नंबर है दाएं से 30वां। ठीक है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पर इधर से इसका नंबर 30वां आ रहा है, तो ध्यान रखना इसके पीछे 29 लोग बैठे हैं, और अगर इधर से इसका नंबर 18वां आ रहा है तो इसके पीछे 17 लोग बैठे हैं, और एक ये खुद है। अब अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 29 और एक 30, 30 में 17 जोड़ेंगे तो 47, यानी पंक्ति में टोटल 47 लोग बैठे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना कि अभिषेक एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है
कि ये मेरे पिता की इकलौती पुत्री की बेटी है, तो अभिषेक उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये अभिषेक है, ठीक है, और ये कहता है एक तस्वीर, तो ये तस्वीर पता नहीं किसकी है, हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये एक फ़ोटो है। इसकी ओर कहता है कि ये तस्वीर मेरे पिता की, तो ये इसका अभिषेक का पिता हो गया। मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो इसके पिता की इकलौती पुत्री मतलब ये इसकी बहन हो गई। इकलौती पुत्री की बेटी है, तो ये जो फोटो है ना, ये इसकी पुत्री की बेटी है। इसकी क्या है, बेटी है, यानी इसके पिता की पुत्री की बेटी मतलब इसकी बहन की बेटी है। तो ये पूछ रहा है कि अभिषेक उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित, तो से किसके साथ आ रहा है, तस्वीर में जो व्यक्ति है या कोई लड़की है उसके साथ आ रहा है, तो ये इसकी क्या लगेगी, तो अपनी, देखो ये इसकी माँ हो गई और माँ का भाई क्या लगता है, मामा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा कि वे अभिषेक उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हो सके उतना वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी को नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।